आदाब, सत श्री अकाल. केम छो તમે? મજામાં ને? कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? How are you all? Fine. Oh, great. So, today I'm going to teach you History and Civics Standard 8, Civics lesson number 4, The Indian Judicial System. Indian Judicial System means हमारे देश भारत देश की जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशियल यानी न्याय, ओके, कायदे कानून, तो उसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. ओके, तो भाई अगर आपने बुक नहीं खोला है तो प्लीज खोलिएगा और जहां जहां पर मैं अंडरलाइन करने के लिए कहती हूँ उसे कीजिएगा, मीनिंग्स लिखिएगा. ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग लेसन नंबर 4 सिविक्स का, द इंडियन जुडिशियल सिस्टम. Along with the legislature and the executive, the judiciary too is an important organ. अभी organ of the government. अभी जिस तरह से लेजिस्लेचर यानी कायदे मंडल जो है वो इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से एग्जीक्यूटिव यानी शासन जो होते हैं, शासन व्यवस्था जो होती है वो इम्पोर्टेंट है. उसी हिसाब से जुडिशियरी मीन्स न्याय व्यवस्था भी है जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है. किसका? गवर्नमेंट का. ओके, इंडियन गवर्नमेंट का. While the legislature makes the laws and executive implements the laws. अभी लेजिस्लेचर जो है वो लॉज बनाते हैं और जो एग्जीक्यूटिव है, जो देश चला रहे हैं, मिनिस्टर्स वगैरह, ये जो लोग हैं, हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स, लोग जो है, पीपल जो है, वो लोग क्या करते हैं? उस लॉज को, उस कायदा कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी उसके ऊपर अमल करते हैं. ओके, मराठी में उसको अमल बजावनी करनी ऐसे कहते हैं, तो हम लोग उसे अमल करते हैं. ओके, जुडिशियरी गिव्स जस्टिस, और जो जुडिशियरी है वो क्या देते हैं? हम लोगों को जस्टिस देते हैं, न्याय देते हैं. ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न how judiciary works to give justice and thereby helps in removing injustice in a society and establishes a healthy society. अभी इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि किस तरह से न्याय व्यवस्था जो है, जुडिशियरी जो है वो काम करती है, किस तरह से ये लोग न्याय करते हैं, और किसी के भी ऊपर अगर कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो उसे न्याय मिलना ही चाहिए. तो उसके लिए वो किस तरह से काम करता है, और इसके लिए ही तो कायदे कानून बनाए गए हैं ना. तो अभी अपना जो 26 जनवरी हुआ, 26 जनवरी मीन्स प्रजासत्ताक दिन, उसको गणतंत्र दिवस भी कहते हैं. और मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो हमारे देश में लागू किया गया था. उसके पहले ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश के ही कायदे कानून चलते थे. फिर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया. वहां पे प्रेसिडेंट थे उसके, और उन लोगों ने 3 साल पूरी मेहनत करके, बहुत स्टडी करके हमारे देश के लिए ये न्याय व्यवस्था तैयार की हुई है. ये जुडिशियल सिस्टम जो है इन्होंने बहुत मेहनत करके तैयार किया हुआ है. तो जुडिशियल सिस्टम से क्या होता है? सोसाइटी में इनजस्टिस नहीं होता है, और जो सोसाइटी होती है वो बहुत ही हेल्दी रहती है. अभी हम लोग कहाँ पर रहते हैं? हम लोग रहते हैं सोसाइटी में, है ना. आजू बाजू में लोग हैं, तुम्हारे दोस्त है क्या नहीं? तो अभी तुम लोग, एक सिंपल सी बात है, अभी लोग सीधे रहते हैं. क्यों सीधे रहते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है अगर कुछ भी हम लोगों ने गलत काम किया तो फिर क्या हो जाएगा? सीधा पुलिस आएगी और पकड़ के लेकर जाएगी, या पुलिस में कंप्लेंट होगा तो पकड़ के लेके जाएगी, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर हमारे ऊपर कार्रवाई होगी, फिर हम लोगों को सजा मिलेगी. तो ये जो जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम को डर के
लोग जो है ना अच्छे से रहते हैं, सिस्टम में बराबर से रहते हैं, वरना फिर कोई भी आते जाते किसी को भी झापड़ मार के चला जाता है क्या नहीं। तो ये क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमारे जो देश के कायदे हैं वो कड़क है। अगर किसी को भी झापड़ मारा, अगर उसने कंप्लेन कर दिया तो उसको पकड़ के लेके जाएंगे, भाई क्यों तूने झापड़ मारा, क्यों नहीं मार सकते झापड़, क्योंकि गुनाह है वो किसी के ऊपर भी इनजस्टिस करना। ओके, तो भी तुम लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया आ गया होगा। बट बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई गिविंग जस्टिस इज नेसेसरी। तो भाई सबसे पहले हम लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो न्यायदान है ना उसकी आवश्यकता क्यों है, जस्टिस की आवश्यकता हम लोगों को क्यों है। ओके, ओपिनियंस, थॉट्स, पर्सपेक्टिव, बिलीफ्स, फेथ एंड कल्चर डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी जैसे हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, है ना, अभी हर एक के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, है ना, विचार अलग अलग होते हैं, है क्या नहीं। अभी जैसे मुझे पार्टी करना है तो कोई बोलेगा हम लोग समोसे रखते हैं, कोई बोलेगा वड़ा पाव रखते हैं, कोई बोलेगा वेफर रखते हैं। तो क्या हो गया, सबके ओपिनियन अलग अलग है, सबके विचार जो है वो अलग अलग है, सोचने का तरीका जो है सबका अलग अलग है, हर एक लोगों के बिलीव्स जो है वो अलग है, हर एक लोगों के जो फेथ है किसी भी चीज के बारे में वो अलग होते हैं, है ना। और कल्चर जो है, संस्कृति, हमारी संस्कृति भी है वो अलग अलग है। ओके, डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, हर एक व्यक्ति के खुद के अपने ओपिनियंस होते हैं, तो वो उन लोगों में अपने आप फर्क आ ही जाता है। ओके, इफ पीपल आर टॉलरेंट दे कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर लोग जो है हमारे आजू बाजू में रहते हैं, हम लोग उन्हें टॉलरेट कर सकते हैं कि हाँ चल जाने दे, वो ऐसा ही है क्या नहीं। तो क्या हो सकता है, लड़ाई झगड़े से हम लोग बच सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी लड़ाई झगड़ा। ओके, तो बट इफ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन आर वेरी शार्प दे मे लीड टू कॉन्फ्लिक्ट। अगर दोनों के विचार में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपनी बात पे अड़ के बैठेगा और जो सामने वाला है वो अपनी बात पे अड़ कर बैठेगा। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर तू मैं तू होते होते लोगों में क्या हो जाएगी, फिर लड़ाई छिड़ जाएगी। फिर पहले 2 जन लड़ेंगे, फिर आजू बाजू के और 2 आएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, फिर और 4 आ जाएंगे, 8 हो जाएंगे, फिर क्या हो गई, लड़ाई झगड़ा जो है वो क्या होते गया, बढ़ते बढ़ते जाएगा। ठीक है, दे शुड बी रिजॉल्व्ड इम्पार्शियली एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉज। तो ये जो भी उनका प्रॉब्लम हुआ रहता है तो उसे किसी भी तरह की पार्शियलिटी न करते हुए कायदे के हिसाब से वो जो प्रॉब्लम होता है ना उस प्रॉब्लम को ये लोग क्या करते हैं, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फॉर दिस पर्पस एन अनबेस्ड जुडिशियल मशीनरी इज रिक्वायर्ड। और इन सब के लिए जो न्याय मंडल है हमारा, तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसकी हमें जरूरत पड़ती है, यंत्रणा बोलते हैं उसको, मशीनरी मीन्स उस यंत्रणा की हम लोगों को जरूरत पड़ती है ताकि किसी के ऊपर भी इनजस्टिस न हो, अन्याय न हो। फिर झगड़ा क्यों हुआ भाई, किसने शुरू किया, कौन सही था, कौन गलत था, तो ये सब फिर डिसाइड किया जाता है, फिर उन्हें न्याय दिया जाता है। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट्स में अराइज बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द गवर्नमेंट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स में अराइज, अभी कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स क्या, लड़ाई जो होती है, संघर्ष जो होते हैं वो किस में हो सकता है, हर एक व्यक्ति में या फिर
शासन संस्था जो है उन लोगों में आपस में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अ डिसीजन और लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट may seem unfair to people and they may approach the court for justice। तो फिर अभी ये जो डिसीजन होता है तो वो गवर्नमेंट किसके ऊपर छोड़ता है, बराबर से जरा ये समझ लेना तुम लोग। अ डिसीजन और लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, अभी गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया होगा अगर वो मे सीम अनफेयर टू पीपल, अभी लोगों को वो कबूल नहीं है, वो बोलते हैं हमको, हम मानते ही नहीं है इस बात को भी। जैसे कि देखो वो जो फार्मर लोगों ने जो हड़ताल किया हुआ था, क्यों, क्योंकि जो कायदा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था वो उन्हें मंजूर नहीं था, ठीक है। इसके लिए उन लोगों ने क्या की, लड़ाई की, उसके लिए फाइट किया उन लोगों ने, ओके। तो अगर समझो ऐसे लगा लोगों को कि भाई ये अनफेयर है, ये हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है, एंड दे में अप्रोच द कोर्ट फॉर जस्टिस, तो वो लोग कोर्ट में न्याय मांग सकते हैं, जस्टिस मांग सकते हैं, ओके। द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्लीमेंट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो गवर्नमेंट है वो क्या ट्राई करता है, जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कायदे कानून बनाए हुए है जस्टिस एंड इक्वालिटी के ऊपर, वो उन्हें इम्प्लीमेंट करने का कोशिश कर रहा है। कौन, हमारा गवर्नमेंट। द जुडिशियरी थ्रू इट्स डिसीजंस इन सर्टेन केसेस और थ्रू एक्टिव इन्वॉल्वमेंट कैन सपोर्ट द गवर्नमेंट। तो इस सबको कुछ डिसीजंस लेने में ये जो जुडिशियरी सिस्टम जो होता है वो भी गवर्नमेंट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। द कोर्ट कैन हेल्प टू ब्रिंग द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। अभी जो कोर्ट होता है वो क्या करता है, सोसाइटी के जो वीकर लोग है ना, वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के, उन लोगों को वो हेल्प करता है। विमेन, अभी कौन वीक माना गया है सोसाइटी में, विमेन, औरतें, चिल्ड्रन, बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड एंड ट्रांसजेंडर इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। डिफरेंटली एबल्ड मीन्स दिव्यांग होते हैं ना, हैंडीकैप वैसे, ओके। और फिर ट्रांसजेंडर यानी एक्चुअली उन लोगों को बोलते हैं तृतीय पंथी मराठी में, ना वो मेल होते हैं ना वो फीमेल होते हैं, ओके, दोनों का मिक्स होते हैं, इसके लिए उन्हें ट्रांसजेंडर कहा जाता है। इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी, तो ये मेन ये है हमारे सोसाइटी में के कमजोर जो, जिनको हमारी जो जुडिशियरी सिस्टम है उन्हें हेल्प करता है, ओके। तो इसको अंडरलाइन करना तुम लोग। वीकर सेक्शन कौन है, तो उन लोग कोर्ट जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। किनको किनको हेल्प करता है, वीकर सेक्शंस जो है हमारे सोसाइटी के, उन लोगों को वो हेल्प करता है। तो उस वीकर सेक्शन में कौन कौन आते हैं, तो विमेन, चिल्ड्रन, डिफरेंटली एबल्ड, दिव्यांग, हैंडीकैप, एंड ट्रांसजेंडर इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो इन्हें वो लोग जो कोर्ट है वो हेल्प करता है। व्हेन द कॉमन मैन benefits from the values of freedom, equality and justice, it leads to the widening, the deepening of democracy। सोसाइटी में की जो कॉमन मैन है ना, ऑर्डिनरी लोग जैसे हम लोग हैं, तो उन लोगों को बेनिफिट्स मिलती है फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ
फ्रीडम। वैल्यूज ऑफ फ्रीडम, इसका हम लोगों को हर एक लोगों को आजादी है, हर एक काम करने की आजादी है, कहीं पर भी आने जाने की आजादी है, कहीं पर भी रहने की हमें आजादी है, कोई हमें किसी बात के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकता है। तो हर बात के लिए हम लोगों के पास आजादी है। इक्वालिटी, समानता है समाज में हमारे, एंड जस्टिस, सबको न्याय एक जैसा ही है। ओके, देन इट लीड्स टू द वाइडनिंग एंड डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यही जो है वो क्या करता है, हमारी जो लोकशाही है उसको वाइडनिंग करता है और डीपनिंग करता है। ओके, वाइडनिंग मीन्स उसको बढ़ाना, व्यक्ति बोलते हैं ना उसको, वैसे। और उसका डीपनिंग मीन्स उसका जो डेप्थ है ना वो बढ़ाता है। ओके, तो उससे क्या होता है, दिस इज नेसेसरी फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमारी डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, हमारी लोकशाही को मजबूत करने के लिए ये बहुत ही जरूरी बात है। द रूल ऑफ लॉ इज प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। अभी जो भी कायदे के जो रूल है, कायदे कानून जो भी रूल्स बनाए गए हैं वो जुडिशरी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाते हैं। द लॉ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। कायदा जो है हर एक के लिए एक जैसा है। चोरी की सजा, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर क्यों ना हो, सजा उसे वही मिलेगी। खून की सजा भी उसे वही मिलेगी। ठीक है, कुछ मिसबिहेव किया उसने सोसाइटी में, तो सबके लिए कायदे और कानून जो है वो क्या है, इक्वल है। हर एक को वो इक्वली ट्रीट करते हैं, चाहे वो राजा भोज हो या वो गंगू तेली हो। ठीक है, रिच यानी अमीर, पुअर यानी गरीब, फॉरवर्ड बैकवर्ड, जो बहुत आगे, फॉरवर्ड यानी जो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस किया है जिन लोगों ने, वो बैकवर्ड यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं वो, मेन और विमेन, आदमी और औरतें, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। कायदे के सामने सब लोग एक समान है। एंड दिस इज एक्सप्रेस्ड क्लियरली थ्रू जुडिशियल डिसीजंस। और जुडिशियल डिसीजंस में ये बहुत ही क्लियरली बताया गया है कि सब लोग क्या है, इक्वल है। इंसान चाहे अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, सबके लिए कायदे कानून जो है वो एक समान है। ओके, जुडिशियरी हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पीपल। जो भी अधिकार है लोगों के, उन्हें वो प्रोटेक्ट करता है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ एंड लॉ प्रिवेंट्स इमर्जेंस ऑफ repressive and authoritarian groups and individuals. Authoritarian groups and individuals. तो जुडिशरी क्या करता है, वो हेल्प करता है प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ पीपल। लोगों के जो अधिकार है उन्हें प्रोटेक्ट करता है वो। ओके, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आर रिजॉल्व्ड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। झगड़े जो है वो कायदे के हिसाब से सुलझाए जाते हैं। एंड लॉ प्रिवेंट्स इमर्जेंस ऑफ रिप्रेसिव एंड ऑथोरिटेरियन ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स। और लॉ के आगे कोई भी किसी भी तरीके का दबाव नहीं ला सकता, दड़पन नहीं ला सकता, हुकुमशाही जो है वो नहीं ला सकता। ठीक है, अभी जैसे अरे मैं इतने बड़े मिनिस्टर का बेटा हूँ, मैं बड़े एक्टर का बेटा हूँ, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ के रखा है, ऐसे करके कायदे कानून को कोई भी दबा नहीं सकता
है, चाहे वो बड़ा बहुत करोड़पति का बेटा हो, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाले आदमी का बेटा हो या बच्चा हो, तो उन लोगों को कायदे जो है वो समान ही होते हैं। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का दबाव या दड़पन नहीं चलता, किसी की हुकूमत उस पर नहीं चलती है। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द जुडिशियरी, तो किस तरह की रचना की गई है इस जुडिशियरी की। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, द सेंटर एंड द constituent states have a separate legislature and executive. ओके, तो इंडिया में हमारे बहुत सारे संघ राज्य है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, बहुत सारे राज्य है, स्टेट्स मीन्स राज्य, द सेंटर एंड द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव अ सेपरेट लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। तो हम लोगों के जो भी केंद्र शासन और जो घटक राज्य है, इन लोगों के कायदे कानून थोड़े इंडिपेंडेंट होते हैं कार्यकारी मंडल के। ओके, बट देयर इज वन जुडिशियल सिस्टम फॉर द होल इंडिया। लेकिन जुडिशियल सिस्टम जो है सारे देश के लिए एक ही है, कायदे और कानून जो भी है वो सारे देश के लिए एक ही है। There is no division of courts between the center and the constituent states. तो इसमें किसी भी तरह का कोर्ट में डिवीजन नहीं होता है। ओके, सब लोगों का जो ये जो कायदा है सब लोगों के लिए सेम बनाया गया है। ओके, तो इसमें किसी भी तरह का डिवीजन ऑफ कोर्ट्स नहीं होता बिटवीन द सेंटर एंड द कंस्टिट्यूएंट स्टेट्स। दिस मीन्स दैट जुडिशियरी इन इंडिया इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इसका मतलब ये है कि हमारे देश का जो जुडिशियल सिस्टम है वो क्या है, एक ही टाइप का है, एक ही तरीके का है। ओके, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट अंडर विच देयर आर हाई कोर्ट्स। अभी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा कोर्ट है। ओके, सबसे हायर कोर्ट है। फिर उसके अंडर क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। सुप्रीम कोर्ट के अंडर क्या आता है, हाई कोर्ट आता है। द हाई कोर्ट्स कंट्रोल द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, और हाई कोर्ट किसको कंट्रोल करता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को वो कंट्रोल करता है। फॉलोइंग विच देयर आर लोअर कोर्ट्स विच आर एट द बॉटम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो सबसे नीचे लोअर कोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरी रचना की गई है ना वो हिसाब से की गई है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, फिर उसके बाद में कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं, फिर उसके बाद में लोअर कोर्ट्स आते हैं। ओके, तो इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। ओके, तुम लोगों को शायद मेरी आवाज बराबर से नहीं आ रही होगी क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चों, इसके लिए मैं ज्यादा वीडियोस एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो में भी डाला हुआ है कि थोड़ा मेरे वोकल कोड में प्रॉब्लम हो जाने की वजह से डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आवाज को आराम देने के लिए कहा है, ठीक है। और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो थोड़ा मेरा आवाज जो है ना और थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ओके, तो प्लीज डोंट माइंड इट। आम खाओ, आप लोग अच्छे से समझो, अच्छे से पढ़ो। ओके, और मेरा भी बहुत ही बेटर है, बहुत इम्प्रूवमेंट है, इसके लिए तो मैंने हिम्मत किया आज वीडियो बनाने का, क्योंकि मुझे भी बहुत बुरा लगता है कि आपके भी एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और मुझे ज्यादा सिखाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ, ठीक है। ओके, द जुडिशियरी शुड नॉट वर्क अंडर एनी काइंड ऑफ प्रेशर। जुडिशियरी जो होता है किसी भी प्रेशर के अंडर
काम नहीं करता. ओके, द independence of the judiciary is maintained so as to enable the judges to fearless carry out the function of giving justice. अभी हमारा ये जो जुडिशियरी सिस्टम है ना, वो पूरी तरह से उन लोगों ने जजेस लोगों को आजादी दी हुई है उन लोगों के इंडिपेंडेंट डिसीजन देने की. फिर वो कोर्ट में जाता है केस, फिर उनके गवाह पेश किए जाते हैं, सबूत पेश किए जाते हैं, फिर वकील लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं, फिर वो अपनी बात रखता है, फिर वो अपनी बात रखता है, फिर उन लोग की बातें सुनकर सबूत देखकर फिर जब जज होता है, फिर उसने तो बहुत पढ़ाई की रहती है, फिर वो जो भी गिल्टी है उसको वो सजा देता है और उसके लिए उसे पूरी तरह से आजादी दी गई है. For this purpose, the Constitution has made the following provisions. और इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं. तो भाई ये देखो, ये है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. तो कहाँ पर है ये सुप्रीम कोर्ट? तो दिल्ली में है. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आप लोग को पूछा जाएगा तो दिल्ली याद रखना. क्या है दिल्ली में? अगर सवाल आ गया आंसर में वन सेंटेंस में, तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है. ओके, सुप्रीम कोर्ट मीन्स सबसे बड़ा कोर्ट, हायर, एकदम उच्च दर्जा का कोर्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द जजेस. अभी ये जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उन लोगों ने जजेस की जो पात्रता होती है ना, क्राइटेरिया, वो डिसाइड किया हुआ है. अ लीगल एक्सपर्ट, अभी कोई भी एक लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए, वो जो भी जज है वो, और वन हैविंग सर्व्ड एज द हाई कोर्ट जज और एन एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट इन कंसीडर्ड एलिजिबल. अभी किसी हाई कोर्ट में जज है वो व्यक्ति, या फिर अच्छा एक एक्सपीरियंस एडवोकेट होता है, वकील होता है, उसे वो लोग जज बनाने के लिए क्या करते हैं? एलिजिबल मानते हैं, पात्र मानते हैं. हाँ बाबा, ये जो इंसान है उसको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो इसे हम लोग जज बनाते हैं. ओके, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. तो जजेस को कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं. अंडरलाइन करना इसको. राष्ट्रपति जो होते हैं वो जजेस को अपॉइंट करते हैं. ओके, दिस हेल्प्स टू अवॉइड एनी पॉलिटिकल प्रेशर. इस वजह से जजेस के ऊपर किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रेशर नहीं आ सकता. जजेस एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर. दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट फॉर trivial reason और फॉर पॉलिटिकल मोटिव्स. अभी जजेस जो होते हैं ना, उन लोगों को पूरी तरह से एश्योरेंस दिया गया होता है उनके सिक्योरिटी का. दे कैन नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द पोस्ट फॉर द ट्रिवियल रीजंस. तो उन्हें किसी भी तरीके से उनके पोस्ट से हटा नहीं सकते. किसी भी क्षुल्लक कारण की वजह से जजेस को, या फिर किसी पॉलिटिकल रीजन की वजह से जजेस लोगों को उनकी पोस्ट से हटा नहीं सकते. द रिटायरमेंट एज ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज 65 years. अंडरलाइन करना इसको. वाइल फॉर द हाई कोर्ट इट इज 62 years. ओके, रेगुलर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर 65 years के बाद जजेस रिटायर हो सकते हैं, और फिर हाई कोर्ट के जो जज है वो 62 years में रिटायर हो सकते हैं. ओके, द सैलरीज ऑफ जजेस आर ड्राउन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. नो डिस्कशन टेक्स प्लेस इन पार्लियामेंट. अभी भाई जजेस है वो भी हमें न्याय देते हैं
तो उन्हें भी तो सैलरी तो मिलेगी ना। तो उनका जो सैलरी होता है, जो हमारा जो गवर्नमेंट का जो भी लोग जो टैक्स वगैरह देते हैं ना, उसमें से उन लोगों को दिया जाता है। और इसके बारे में हमारे पार्लियामेंट में कभी भी कोई भी तरह की चर्चा नहीं होती है। पर्सनल क्रिटिसिज्म कैन नॉट बी मेड ऑन जजेस फॉर देयर एक्ट्स एंड डिसीजंस। अभी कोई भी अगर केस आता है अपने कोर्ट में, तभी जो जज होते हैं वो उन्होंने अगर कुछ भी डिसीजन दिया है तो उसके ऊपर कोई भी अपना पर्सनल क्रिटिसिज्म करना है, यानी टीका नहीं कर सकता। अगर जज ने कोई भी डिसीजन दिया है तो उसके ऊपर वो लोग किसी भी तरह का ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते, क्रिटिसिज्म नहीं कर सकते है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज कंसिडर्ड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। अगर किसी ने भी कोर्ट के अगेंस्ट या किसी ने भी न्याय के अगेंस्ट कुछ भी बात की तो ये भी एक बहुत ही बड़ा गुनाह माना जाता है। जो भी कायदा है उसका अपमान किए जैसा होता है, तो उसके लिए भी सजा मिल सकती है। ओके, दिस नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स द जजेस फ्रॉम misguided wrongful criticism but also preserves the independence of the judiciary। अभी किसी भी जज ने अगर किसी भी केस के ऊपर सुनवाई की और किसी ने उसके ऊपर अगर क्रिटिसाइज किया उस सुनवाई के ऊपर, और फिर वो भी एक कानूनन गुनाह है और उसके लिए भी सजा हो सकती है। तो इस वजह से जब भी कोई भी जज जो होता है, अगर उसने कोई भी एक डिसीजन ले लिया, अभी समझो एक फॉर एग्जांपल अभी नॉर्मल जो कोर्ट है हमारे, उसमें अगर समझो जज ने कोई न्याय दिया, निर्णय दिया, ओके, फिर अगर समझो हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं है, हम लोग को ऐसे लग रहा है कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, तो अभी हम लोग सादा कोर्ट से हम लोग हाई कोर्ट में जा सकते हैं। अभी समझो हाई कोर्ट में भी ऐसे ही हुआ, हमारे खिलाफ हुआ डिसीजन, तो हम लोग जज के साथ लड़ नहीं सकते वहां पर खड़े होके। हम लोगों को फिर न्याय हासिल करने के लिए, जस्टिस हासिल करने के लिए फिर हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। लेकिन उधर सामने जज के सामने कुछ भी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, ना आवाज नहीं कर सकते हैं। एक बार ऐसा ही एक इंसिडेंट था, मेरी जो बेटी है उसने बताया था मुझे, वकील है वो मेरी बेटी, तो ऐसे ही कोर्ट में एक केस आया था, तो कुछ नहीं मामूली सा केस था, 50 रुपए का फाइन। वो रिक्शा वाले को केस क्या था मुझे पता नहीं है, लेकिन जज ने बोला कि तुम 50 रुपए का फाइन भरना करके, ठीक है। तो रिक्शा ने बोला लेकिन मेरी गलती ही नहीं थी। फिर जज ने बोला 100 रुपीज। उसे बोला अरे लेकिन 150 रुपया। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, 200, 250, 300, 350, 400, 500। तो जज के आगे जितनी बातें करते हैं उतना वो फाइन लगा सकता है। वो 5,000 भी फाइन लगा सकता है, वो 10,000 भी फाइन लगा सकता है। उसके जज के अगेंस्ट, बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट है वो, तो उनके अगेंस्ट अगर बात करेंगे तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। 50 की जगह पे फिर उसको 500 रुपए भरने पड़े वहां पर। फिर भी मैं कहती हूँ बहुत पोलाइट था बेचारा, 50 रुपए ही बढ़ाए उसने। तो ऐसे होता है कोर्ट में, ठीक है। इसके लिए अगर जज ने कहा 50 रुपए फाइन भरना है तो यस बोलने का, इज्जत से, और निकल जाने का, जो भी हो। फिर अगर कुछ तुमको फाइट करना है, कुछ करना है, तो तुम लोग थोड़ा हायर लेवल पे जाके फाइट कर सकते हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है मैं उतना बता रही हूँ तुम लोगों को। तो क्या होता है, इसी वजह से जजेस जो होते हैं वो लोग भी, उन्हें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है या कोई रॉन्गली उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, और उन लोगों को
कोई भी जस्टिस देने के लिए वो लोग क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंटली वो लोग कोई भी न्याय दे सकते हैं। द पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द डिसीजन ऑफ द जजेस। अभी किसी भी तरह के केस में पार्लियामेंट जो है वो डिस्कशन नहीं करती है। ओके, कि भाई जज ने ऐसे क्यों डिसीजन दिया, वो तो ऐसा था, ऐसे क्यों डिसीजन दिया। तो ये बात पार्लियामेंट में भी इन लोगों को डिस्कस करने का अधिकार नहीं है। However, it has the right to remove the judges from their position through the impeachment procedure. लेकिन it has the right to remove the judges from their position. लेकिन जजेस लोगों को उनकी पोजीशन के ऊपर से रिमूव किया जाता है थ्रू द इम्पीचमेंट प्रोसीजर। अभी इम्पीचमेंट को मराठी में महाभियोग कहते हैं, तो उसको हिंदी में क्या कहते हैं, कोई मुझे कमेंट करके बता देगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। तो इम्पीचमेंट का मतलब आप लोग मुझे बताने वाले हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है ना बच्चों, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये मैं आप लोग को पार्ट 2 में सिखाती हूँ, क्योंकि लेसन जो है अभी बहुत बड़ा हो गया है और इतना आप समझ लेना। मैंने पूरी कोशिश की आप लोग को बहुत इजीली समझाने की, ठीक है। तो चलो मिलते हैं पार्ट 2 में बहुत जल्दी ही, और उसके बाद मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन एंड आंसर भी आपको बता देती हूँ। ओके, तो भाई आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, लाइक जरूर करना और फॉरवर्ड करना अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।